तो हम बात करेंगे प्रीलिम्स 2024 के जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस की बात कर रहे थे भाई। पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 1 में हमने 1 से 50 तक के क्वेश्चंस देख लिए हैं। पार्ट 2 में हम देखेंगे 50 से लेके 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चंस की। ठीक है, सो वहाँ पर पास जो कट ऑफ था वो 100 प्लस ही जा रहा था यार। तो क्योंकि पेपर आसान आया था तो आप समझ सकते हो जो एनालिसिस होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन 51 से। क्वेश्चन 51 क्या है भाई? स्टेटमेंट 1, इफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेयर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट, होल्डर ऑफ द यूएस ट्रेजरी बिल विल नॉट एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम टू रिसीव पेमेंट्स। अगर यूएस जो गवर्नमेंट है वो डिफॉल्ट कर जाता है उसके उधार पे, जो ट्रेजरी होल्डर्स हैं क्या वो अपना क्लेम यहाँ पे रिसीव नहीं कर पाएंगे? भाई क्या स्टेटमेंट सही है? भाई ये गलत है, बिकॉज हमारे पास जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अगर डेट वो हमारे पास डेट से डिफॉल्ट करता है तो उसके रिपरकशन बहुत सीवियर हैं। बिकॉज जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने यूएस डेट को होल्ड रखा है तो इंक्लूडिंग जो पेंशन फंड्स और जो बैंक्स हैं कुड फेस फेलियर, बिकॉज जो इन्वेस्टर्स हैं दे कैन एक्सरसाइज देयर क्लेम, है ना। सो ये बोल रहा है नॉट एबल टू एक्सरसाइज, तो गलत बोल रहा है भाई। यूएस गवर्नमेंट डेट इज नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट बट ओनली बाय द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात। जनरली यूएस जो डेट होता है जो उधार देते हैं बैंक यूएस से गवर्नमेंट को, वो जनरली किस फेथ के भरोसे देते हैं कि भाई यूएस का जीडीपी बहुत अच्छा है, वहाँ का जो ग्रोथ है बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे डिक्लाइन नहीं होगा, है ना। तो इस फर्स्ट स्टेटमेंट का गलत हो जाता है तो सीधा आंसर क्या आता है? डी। ठीक है, सो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, बट हाँ सेकेंड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 52 क्या है भाई? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या है? सिंडिकेटेड लैंडिंग स्प्रेड द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लैंडर्स। जो बहुत लोगों ने जो पैसा दिया है सिंडिकेटेड लोन में, जो बोरोवर डिफॉल्ट है उसको स्प्रेड कर देते हैं क्या रिस्क को? बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। बिकॉज सिंडिकेटेड लोन क्या है? वो क्या है भाई? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग जहाँ पे ग्रुप ऑफ लैंडर्स होते हैं एंड इन जनरली उसके लिए आता है जिस प्रोजेक्ट में हमारे पास लार्ज लोन की जरूरत पड़ती है, तो उसमें अकेला आदमी तो पैसा नहीं दे सकता, तो बहुत सारे लोग पैसा देते हैं, है ना। एंड इसीलिए यहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है भाई, सबके ऊपर स्प्रेड कर जाता है। तो फर्स्ट इज करेक्ट। सिंडिकेटेड लोन कैन बी फिक्स्ड अमाउंट लमसम ऑफ फंड बट कैन नॉट बी ए क्रेडिट लाइन। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? देखो ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे जो सिंडिकेटेड लोन है वहाँ पे एक फिक्स्ड अमाउंट भी ले सकता है उधार के तरीके से, है ना। क्रेडिट लाइन भी ले सकता है एंड कॉम्बिनेशन भी ले सकता है। क्रेडिट लाइन का मतलब पैसा धीरे धीरे लेते रहेगा। तो सेकंड इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 53 है भाई। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द डिजिटल रूपी। डिजिटल रूपी के रेस्पेक्ट में हमको कुछ स्टेटमेंट के बारे में बताना है। करेक्ट। इट इज़ अ सोवरिन करेंसी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अलाइनमेंट विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। जो डिजिटल रूपी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है क्या? बिल्कुल सही बात है। मॉनेटरी पॉलिसी को देखते हुए बिल्कुल सही बात है। एक सोवरिन करेंसी है, जैसे हमारा एक नोट होता है ना उसी प्रकार का। इट अपीयर एज अ लाइबिलिटी ऑन द आरबीआई बैलेंस शीट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल, बिकॉज आप समझना बैक करेगा, एक तरह से लीगल टेंडर ही है ये। इट इज़ इशूड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिज़ाइन। क्या ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट इशू किया जा रहा है ना। ऐसा कोई डिजाइन जो है ऐसे प्रोटेक्शन बता रहा है, इन्फ्लेशन के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ भाई। दिस इज इनकरेक्ट। इट इज़ फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। बिल्कुल सही बात है। आप डिजिटल रूपी लेके जा रहे हो 100 रुपये का, आप उसको बोलोगे मेरे को हार्ड कॉपी दे 10 रुपये, तो वो दे देना चाहिए बैंक को 100 रुपये का। ठीक है, सो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा डी 1, 2 एंड 4। क्वेश्चन 54 है। विथ रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया, हमको बात करनी है एंशियंट इंडिया की। गौतम बुद्धा वॉज जनरली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट। ठीक है, किस किस नामों से गौतम बुद्धा को जाना जाता था? ठीक है, तो साक्य मुनि और तातघाटा के नाम से जाना जाता था। न्यायपुत्ता के नाम से नहीं जाता था, बिकॉज जो न्यायपुत्ता है उनको किसको जाना जाता था? न्यायपुत्ता के नाम से महावीर को, जैन वाले हैं। ठीक है, सो करेक्ट हमसे पूछा गया है। ताताघाटा और सांख्य मुनि हम गौतम बुद्धा को जानते थे इन नामों से। टाटा घाटा का मतलब होता है परफेक्ट वन, द परफेक्ट वन। ना क्वेश्चन 55 है भाई।
कुछ हमारे पास आर्कियोलॉजिकल साइट्स दिए हुए हैं, उन आर्कियोलॉजिकल साइट्स को हमको स्टेट और उसकी डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करना है। पहला है हमारे पास चंद्रकेतुगढ़, ठीक है। चंद्रकेतुगढ़ जो है ये तो सही है कि एक ट्रेडिंग पोर्ट है, बट इट इज़ नॉट इन उड़ीसा, इट इज़ इन वेस्ट बंगाल। इनाम गांव कहाँ पे है भाई? इनाम गांव महाराष्ट्र के अंदर है और एक चैल्कोलिथिक साइट है, बिल्कुल सही बात है, कॉपर एज से बिलोंग करता है ये, है ना। मंगाडू जो है वो केरला के अंदर है क्या? मंगाडू केरला के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। मंगालू इज इन केरला एंड इट इज अ मेगालिथिक साइट जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर देखने को मिले हैं। एंड सालीहुंदम जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है क्या? नो, सालीहुंदम है ना, कहाँ पे है? तो सालीहुंदम जो है आंध्र के अंदर एक साइट है, ठीक है, बट इट इज़ नॉट अ रॉक किट श्राइन, इट इज़ अ बुद्धिस्ट स्तूपा श्राइन, ठीक है। आंध्र प्रदेश में है, सही है भाई, सालीगुंदम, बट इट इज़ नॉट अ रॉक किट श्राइन, इट इज़ अ बुद्धिस्ट स्तूपा श्राइन। यहाँ पे स्तूपा है, नॉट रॉकेट आर्किटेक्चर, ठीक है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1, 2 एंड 3, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 56 है भाई, विच द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मेडिवल इंडिया गेव परमिशन टू द पोर्तुगीज टू बिल्ड अ फोर्ट एट भातकल। भातकल में हमारे पास फोर्ट बनाने का परमिशन किसने दिया था भाई? पोर्तुगीज़ को, ये हमसे पूछा गया है। तो कृष्णदेवराय ने दिया था, ठीक है, जो तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे कृष्णदेवराय, उन्होंने हमारे पास पोर्तुगीज़ को परमिशन दिया था भाई कि वो क्या बना सकते हैं अपना, है ना, फोर्ट बना सकते हैं भातकल के अंदर। और जो कृष्णदेवराय थे इनके रूल का एज याद रखना, इनका रूलिंग टाइम जो था 1509 to 1530 था, ठीक है। सो हमारे पास पोर्तुगीज़ 1992 से एंट्री मारे, बट हाँ तो इस दौरान में हमारे पास कौन रहेंगे? कृष्णदेवराय, तुलुवा डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 57 है, विद रेफरेंस टू द रिवेन्यू कलेक्शन बाय द कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के द्वारा जो रिवेन्यू कलेक्शन होता था उसके बारे में हमको करेक्ट बताना है भाई। अंडर द रॉयतवारी सिस्टम ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन द पीजेंट वेर एक्सेप्टेड फ्रॉम रिवेन्यू पेमेंट इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट और नेचुरल कैलामिटीज़। जब बैड हार्वेस्ट या फिर नेचुरल कैलामिटीज़ होता था तो क्या हमारे पास जो रॉयट वाली सिस्टम है, जिसमें रॉयट मीन्स जो काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे पैसा देना पड़ता था, है, क्या उनको वो एग्जाम कर देते थे भाई? आपको लगता है अंग्रेज इतने अच्छे थे, है ना? ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था भाई। फार्मर्स को फोर्स किया जाता था कि वो रिवेन्यू दे इवन ड्यूरिंग फेमाइंस एंड इवन ड्यूरिंग बैड वेदर्स, बैड हार्वेस्ट। सो दिस इज इनकरेक्ट। Under the permanent settlement in Bengal, if the zamindar failed to pay his revenue to the state on or before the fixed date, he would be removed from the जमींदारी सिस्टम। बिल्कुल सही बात है, आपने पैसा जितना देना था नहीं दिया तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। ना क्वेश्चन नंबर 58 है भाई, हमसे करेक्ट पूछा गया है, देयर आर नो पैरेम्बल्स इन उपनिषद्स। क्या उपनिषद के अंदर पैरेम्बल्स नहीं थे भाई? गलत बात है, उपनिषद के अंदर पैरेम्बल्स थे, ठीक है। पैरेम्बल्स मतलब शुरुआत में कुछ थे, क्या शुरुआत में कुछ चित्र थे? बिल्कुल थी। तो उपनिषद जो पैरेम्बल था उसमें 2 पक्षी थे भाई, है ना, आपस में दूसरे को देख रहे हैं, ये पक्षी ऐसे थे, है ना। एक जो है हमारे पास क्या बता रहा है भाई? वन इज शोइंग द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ इनफाइनाइट बीइंग एंड फाइनाइट सेल्फ। सो दिस इज इनकरेक्ट। उपनिषद वेर कंपोज अर्लियर देन पुराणास। बिल्कुल सही बात है यार, हमारे पास जो उपनिषद से वो हमारे पास अराउंड 800 BCE में लिखे गए थे, एंड जो पुराणास थे ना वो बाद में लिखे गए थे। पुराणास तो हमारे पास स्टार्ट हुआ था लिखना अराउंड 350 to 750 AD। दिस इज करेक्ट। उपनिषद वे कंपोज अर्लियर देन पुराणास। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जगह B2 ओनली।
क्वेश्चन 59 है भाई, हमसे करेक्ट पूछा गया है, इंडिया इज द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल। क्या इंडिया इसका मेंबर है? बिल्कुल है भाई, इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल का। अ कंट्री नीड टू बी अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग राइस एंड व्हीट। ना भाई, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तभी कर सकता है जब उसका मेंबर हो, ठीक है। लेकिन ये सुनने में अजीब लगता है, इलॉजिकल है भाई कि इसका मेंबर नहीं और उसको, बिकॉज ये जो इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल है ना, वो डेजिग्नेट करता है यार कि ये मेंबर एक्सपोर्टर है कि इंपोर्टर है, ठीक है। सो इलॉजिकल है, बट हाँ ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल का मेंबर बनेगा तभी वो एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट कर सकता है। करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग was the latest inclusion in the intangible cultural heritage list of UNESCO। तो रिसेंटली हमारे पास नहीं बोलेंगे, दिसंबर 2023 में हमारे पास जो गरबा है उसको यहाँ पे इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में इंक्लूड किया गया था। तो सबसे रिसेंट है ये, इससे पहले छाऊ डांस एंड दुर्गा ये सब हो चुके हैं, कुंभ मेला सबसे पहले हुआ था, सबसे पहले मैंने से इन चारों में से। क्वेश्चन नंबर 61 है भाई, हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले कौन प्रेसिडेंट थे भाई? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है यार, विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 की बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। It provided for the establishment of All India Federation based on the union of the British India province and the princely states। क्या ये इसने ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की थी भाई? बिल्कुल सही बात है, जिसमें एक यूनियन होगा ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस का एंड प्रिंसली स्टेट्स का। जो डिफेंस है एंड फॉरेन अफेयर्स है आर केप्ट अंडर द फेडरल कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर। तो क्या फेडरल कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर था? देखो भाई ये तो सही है कि फेडरल कंट्रोल में था, बट नॉट ऑफ द लेजिस्लेचर बट ऑफ द एग्जीक्यूटिव यार। एग्जीक्यूटिव में गवर्नर जनरल इज नॉट द लेजिस्लेचर का पार्ट, इट इज द एग्जीक्यूटिव का पार्ट, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। जल्दी में लोग इसको लेजिस्लेचर पढ़ के सही समझ लिए हैं, बट ये एग्जीक्यूटिव होगा। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट क्या होगा यहाँ पे? 1 ओनली, ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63 है, विच द फॉलोइंग इज वर्क एट्रीब्यूटेड टू द प्ले राइट भाषा। जो भाषा थे उन्होंने, है ना, क्या चीज़ लिखा गया है ये हमसे पूछा गया। देखो भाषा जो थे ना, उन्होंने जो लिखा है वो क्या लिखा है भाई? मध्यम वयोगा, ये भाष्य ने लिखा है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं द मिडिल वन। ओके, इसमें क्या होता है भाई? इन दिस केस यहाँ पे मिडिल सिबलिंग्स की बात हो जा रही है ना। वयोग्या क्या होते हैं? संस्कृत प्ले के टाइप होते हैं वयोग्या जो होते हैं, है ना, जिसमें हीरोइक ओवरटोन्स के साथ, है ना, फेमिनाइन रोल्स कमी होती है, इसमें सिग्निफिकेंट फेमिनाइन रोल्स एंड रोमांटिक थीम की कमी होती है, ठीक है, याद रखना ना। क्वेश्चन 64 है भाई, हमारे पास पूछा गया है, संघभूति एन इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क who traveled to China at the end of the 4th century AD। 4th century AD के बाद इंडिया से चाइना से ट्रैवल किए थे, एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, है ना। वॉज ऑथर ऑफ द कमेंट्री ऑन, किसके ऑथर थे ये हमसे पूछा गया। तो देखो समथिंग रिलेटेड टू बुद्धिज्म इज विनाया। जितने विनाया वाली चीज़ें होती है ना, वो बुद्धिज्म के साथ रिलेटेड है, इस प्रकार से आप समझ सकते हो, है ना। ये तो पता होना चाहिए, अगर पता है तो सही होगा, बट अगर तुक्का भी मारना चाहो तो विनाया वाली जो चीज़ें वो समथिंग दैट इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म यार, विनाया पिट्ठिका, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने की जो एफर्ट्स हैं वो भी कभी कभी ज़िंदगी में क्वेश्चन सॉल्व करने के काम आ जाते हैं। प्रीवियसली सॉल्व एमसीक्यूज इंटेलिजेंस गैस, कैलकुलेटेड गैस करने में, कैलकुलेटेड रिस्क लेने में काम आते हैं। क्वेश्चन 65 है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट बाय यूनेस्को। जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है जो कि यूनेस्को रिलीज करता है, उसमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड है ये हमसे पूछा गया है। क्या शांति निकेतन इसका पार्ट है भाई? क्या शांति निकेतन इसका पार्ट है? बिल्कुल, जो प्रॉपर्टीज के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के यूनेस्को में शांति निकेतन, रिसेंटली जो हमारे पास होयसलास के अंदर सेक्रेट असेंबल्स हैं उनको ऐड किया गया था, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज हमारे पास आएगा
वो हमारे पास क्या जाएगा ओनली 2। हमको 2023 में जो इंक्लूड किए गए हैं उनकी बात करनी है, पहले जो थे वो उनकी बात नहीं करनी है, याद रखना। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स पहले से ही था, रानी की वाव पहले से ही था। हमको अभी जो इंक्लूड किया 2023 में वो हमको पूछा गया 2023 में हौसला टेम्पल्स एंड शांति निकेतन को ऐड किया गया प्रॉपर्टीज ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट बाय द यूनेस्को। क्वेश्चन नंबर 66 है भाई, एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द वे ऑफ। जो पार्लियामेंट है 368 के अंदर किसी भी चीज़ को अमेंड कर सकता है, किसके थ्रू? एडिशन के थ्रू, वेरिएशन के थ्रू एंड रिपील के थ्रू। तो करेक्ट हमारे पास हो जाएगा ऑल दी 3। तो देखो कितना आसान का पेपर आया था भाई, तो आसान सोच के नहीं चलना, एग्जाम में सब चीज़ मुश्किल हो जाती है। बट हाँ हमको पता होना चाहिए, हमको बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हैं भाई। MCQ जितने ज़्यादा लगाओगे आंसर भी उतने ज़्यादा सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, हाउ मेनी द अबव कंट्रीज आर फ्रीक्वेंटली मेंशन इन द मीडिया फॉर देयर लो बर्थ वेट और लो बर्थ रेट, एजिंग पॉपुलेशन एंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। एजिंग पॉपुलेशन की वजह से, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन की वजह से, लो बर्थ वेट की वजह से, इनमें से कौन कौन से कंट्रीज चर्चा में थे, मेंशन थे मीडिया में, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो क्या हमारे पास इटली न्यूज़ में था भाई? बिल्कुल इटली न्यूज़ में था। जापान तो एजिंग तो ऐसे न्यूज़ में रहता ही रहता है। साउथ कोरिया, नाइजीरियन, साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन नेशन, और अफ्रीकन नेशन में लो बर्थ वेट नहीं है यार। तो करेक्ट हो जाएगा A 1, 2 एंड 4 ना। जापान तो इसलिए न्यूज़ में रहता है कि भाई देखो वहाँ पे ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई यंग के मुकाबले, हमारे यहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, तो हमारे यहाँ फ़ायदा निकालने की बात करते हैं। बिकॉज अभी हमारे पास जो यूथ का एक परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है, अराउंड 50% जो पॉपुलेशन है वो 30 ईयर से नीचे है। तो जल्दी से इसको फायदा उठाने की बात करते हैं, बिकॉज ये हमारा चला जाएगा एक फेस, हम भी बूढ़े हो जाएंगे इसलिए। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द मनी बिल इन द पार्लियामेंट। ठीक है, मनी बिल के बारे में हमसे क्या पूछा गया है? करेक्ट पूछा गया है। आर्टिकल 109 डील्स विद मनी बिल, नो। हमारे पास आर्टिकल 110 डील्स करता है हमारे पास मनी बिल के साथ, नॉट 109। अ मनी बिल शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। बिल्कुल सही बात है, इसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। राज्यसभा जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं उसमें इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। बिल्कुल सही बात है, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ अप्रूव कर सकता है और सजेस्ट कर सकता है चेंजेस, नॉट रिजेक्ट। अमेंडमेंट टू द मनी बिल सजेस्ट बाय द राज्यसभा हैव टू बी और हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा, ना भाई ना। करेक्ट आंसर हमसे पूछा गया है, हमारे पास करेक्ट क्या होगा? ठीक है, करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। अरे यार, नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट बोल रहा है, बिल्कुल सही बात है यार, ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे B 2 and 3 ओनली। ठीक है, क्वेश्चन 69 है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट रैंक इन द 3 सर्विसेज। जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जो हमारे पास सर्विसेज हैं, यहाँ पे इक्विवेलेंट रैंक को हमको बताना है भाई, करेक्ट हमसे पूछा गया है। ठीक है, सो ब्रिगेडियर जो होता है वो एयरफोर्स में एयर कॉमोडोरेट के साथ इक्वल होता है क्या? नो। उसके साथ इक्विवेलेंट रैंक है, या फिर कमांडर के साथ इक्विवेलेंट रैंक है क्या? नो। ऐसा लगेगा बट इट इज करेक्ट भाई। जो ब्रिगेडियर होते हैं आर्मी में और जो एयर कॉमोडोरेट होते हैं एयरफोर्स में, वो दोनों क्या हैं? बराबर हैं। और कॉमोडोरेट जो होता है ना, कॉमोडोर, जो एयर कॉमोडोर होते हैं एयर फोर्स में, और जो कमांडर होते हैं, कॉमोडोरेट होते हैं और कमांडर होते हैं ना, कमांडर, वो बराबर होते हैं, है ना। जो मेजर जनरल है वो यहाँ पे एयरफोर्स में किसके साथ है ना, ये रेयर एडमायरल के साथ इक्विवेलेंट है एयरफोर्स में, मेजर जनरल जो होते हैं। एंड नेवी के अंदर वाइस एयर मार्शल के इक्वल होते हैं। ठीक है, नॉट वाइस एडमायरल। और जो मेजर होते हैं वो लेफ्टिनेंट कमांडर के इक्वल होते हैं नेवी में। एंड एयरफोर्स में हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होते हैं भाई? स्क्वाड्रन लीडर के, तो ये भी सही है। एंड जो लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं वो यहाँ पे किसके बराबर होते हैं? नेवी में कमांडर के बराबर। ठीक है,
नेवी में कमांडर, नेवी का कमांडर के बराबर, एंड सॉरी एयरफोर्स में किसके बराबर होते हैं ये, विंग कमांडर के बराबर। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं ना, वो एयरफोर्स में किसके बराबर होते हैं, विंग कमांडर के बराबर। और नेवी में किसके बराबर होते हैं, कमांडर के बराबर। ठीक है, सो ये गलत है, तो हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है भाई, द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है ना, हमारे पास जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है वॉज एस्टेब्लाइज्ड बाय द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971, सब्सिक्वेंटली द अमेंडमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट इन 2022, द काउंसिल कंप्राइज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो काउंसिल में कौन कौन होते हैं ये हमसे पूछा गया है। जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इसमें कौन कौन होते हैं भाई, गवर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट, बिल्कुल सही बात है। चीफ मिनिस्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट, ये भी सही बात है। 3 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी सही बात है। एंड होम मिनिस्टर जो भी होते हैं वो भी हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के पार्ट हैं। तो ये चारों के चारों यहाँ पे पार्ट होते हैं भाई किसके, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के। 2002 के अमेंडमेंट के बाद ये सारे यहाँ पे मेंबर एक तरह से आप समझ सकते हो यार। क्वेश्चन नंबर 71 है, हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 में अभी तक कितने हमारे पास डिलिमिटेशन कमीशन बन चुके हैं भाई, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो अभी टोटल 4 डिलिमिटेशन कमीशन बन चुके हैं यार। सो द आंसर इज 4। फर्स्ट कब बना था, 1952 में पहला बना था भाई, है ना। उसके बाद हमारे पास 1963 में, ठीक है, उसके बाद 1973 में समझ लो, और उसके बाद 2002 में। तो अभी तक 4 डिलिमिटेशन कमीशन बन चुके हैं। एंड डिलिमिटेशन का मतलब क्या है, फिक्सिंग द लिमिट और बाउंड्री ऑफ अ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जहाँ पे क्या हो जाता है, लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए जहाँ पे इलेक्शन होते हैं उसके लिए जो टेरिटोरियल बाउंड्री है वो हमारे पास फिक्स करने के लिए बनाया जाता है डिलिमिटेशन कमीशन, जो कि अभी तक 4 बार बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 72 है भाई, द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 अमेंड द 8th शेड्यूल, जहाँ पे लैंग्वेजेस की बात की जा रही है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। कौन कौन से लैंग्वेज ऐड किए गए भाई, 71st अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में हुआ था उससे, तो हमारे पास कौन कौन से ऐड किए गए, कोंकणी ऐड किए गए, बिल्कुल सही बात है। मणिपुरी, नेपाली, ये सही है। मैथिली जो था वो 2000 हमारे पास 2003 में हमारे पास कौन सा 92nd अमेंडमेंट हुआ था, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, है ना, उससे ऐड किया गया। तो हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट जाएगा A 1, 2 और 3। 73 नंबर क्वेश्चन है भाई, 73 नंबर क्वेश्चन क्या है, कुछ हमारे पास पार्टीज दिए हैं, उनके लीडर की बात करनी है भाई। करेक्टली मैच हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमसे पूछा गया भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ के जो लीडर थे वो कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बिल्कुल सही बात है। ये हमारे पास अराउंड 1900s की बात हो रही है। 1900 जब आज़ाद हो रहे थे उसके लिए लड़ाई कर रहे थे, तो उसके लिए समय जो पार्टी बनी थी उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात हो रही है। सोशलिस्ट पार्टी के हमारे पास लीडर कौन थे भाई, सोशलिस्ट पार्टी के लीडर कौन थे, हाँ, सी राजगोपालचारी थे क्या, गलत है भाई। आप बात करेंगे कि जो सोशलिस्ट पार्टी के लीडर में तो हमारे पास आचार्य नारायण देव होंगे और नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव, बिकॉज सी राजगोपालाचारी इज एसोसिएटेड विथ व्हाट, ही वाज एसोसिएटेड विथ स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, एंड कांग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी जगजीवन राम, बिल्कुल सही बात है। जगजीवन राम जो थे वो कांग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी के साथ एसोसिएटेड थे, एंड स्वतंत्र पार्टी के साथ सी राजगोपालाचारी एसोसिएटेड है भाई, है ना, नॉट आचार्य नारायण देव। ये ऊपर नीचे कर दिया गया, सोशलिस्ट पार्टी के साथ आचार्य नारायण देव एसोसिएटेड है, एंड स्वतंत्र पार्टी के साथ सी राजगोपालाचारी एसोसिएटेड हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जगह बी ओनली 2, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। हमको करेक्ट पूछा गया है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में हमसे करेक्ट पूछा गया है भाई। पावर ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो म्यूनसिपैलिटीज का जो पावर है वो पार्ट 9A में दिया हुआ है क्या, बिल्कुल सही बात है। पार्ट 9 डील्स विथ व्हाट, डील्स विथ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज, एंड पार्ट 9A में म्यूनसिपैलिटीज, उसके बाद पंचायत, बिल्कुल सही बात है। इमरजेंसी प्रोविजन आर गिवन इन पार्ट 18, क्या इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 18 में दिए गए हैं भाई, बिल्कुल सही बात है। एंड प्रोविजन रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है। पार्ट 20 के अंदर हमारे पास इमरजेंसी जो अमेंडमेंट्स की बात की जा रही है, इमरजेंसी प्रोविजन के अंदर पार्ट 18 में बात की जा रही है, एट पार्ट 9A में म्यूनसिपैलिटीज़ की बात की जा रही है।
तो देखो ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि ये टफ क्वेश्चन है भाई, ये एक जनरल जो जनरल साइंसेज से आप बोल सकते हो, जनरल पॉलिटी से क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि कोई कोचिंग में पढ़ाया हुआ कोई नहीं पढ़ाया हुआ, सब पढ़ाते हैं। तो सब चीज़ आसान पेपर था, है ना, आसानी से 100+ जाएगा कट ऑफ। ना क्वेश्चन नंबर 75 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के हिसाब से आपके पास करेक्ट क्या है, ये हमसे पूछा गया है। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज ए स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। देखो नाम से समझ आ रहा है, इंटर स्टेट, दो स्टेट के बीच में ट्रेड एंड कॉमर्स है वो स्टेट लिस्ट में नहीं आता भाई, ये यूनियन लिस्ट के अंदर आता है ना। सो इंटर स्टेट माइग्रेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। देखो भाई इंटर स्टेट आपस में दो स्टेट के बीच में जो माइग्रेशन हो रहा है वो भी हमारे पास यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, शेड्यूल नंबर 7। एंड इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट। बिल्कुल सही बात है, जो इंटर स्टेट, ये कोविड के समय हमको समझने को मिला कि जो इंटर स्टेट क्वारंटाइन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही थी यार, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, इट इज अंडर द यूनियन लिस्ट। एंड कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। यार समझना, कॉर्पोरेट जो होते हैं, है ना, वो दे आर सब्जेक्ट टू कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। सो दे आर अंडर द यूनियन लिस्ट, स्टेट सब्जेक्ट नहीं है ये हमारे पास यूनियन सब्जेक्ट है। दूसरा बोल दिया होगा तो उल्टा है, ये यूनियन सब्जेक्ट है ये। सो ये यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, पर्सनल टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा सी। ना क्वेश्चन नंबर 76 है भाई, हमसे क्या पूछा गया है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस राइट टू प्राइवेसी। तो राइट टू प्राइवेसी किसके अंदर आता है भाई, आर्टिकल 21 के अंदर आता है। बच्चे को पता होना चाहिए, है ना। राइट टू आर्टिकल 21 मतलब समझना, पुट्टास्वामी केस जो था उसमें बताया गया है साफ इट इज अ फंडामेंटल राइट यार, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी इज अंडर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 77 है, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं CDS, जिसमें जनरल विपिन रावत पहले थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनका क्या काम है भाई, ये हमसे पूछा गया है। एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के हेड के तौर पे क्या काम है इनका, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, बिल्कुल सही बात है। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं वो परमानेंट चेयरपर्सन होते हैं या फिर चेयरमैन होते हैं भाई चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, ठीक है, ये सही है। एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर द 3 सर्विस चीफ। ना ऐसा नहीं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो भी बोलेंगे वो तीनों सर्विस चीफ को मानना पड़ेगा, ठीक है। सो डज नॉट एक्सरसाइज और ही और सी डज नॉट एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर दी ऑल 3 सर्विस। जो नेवी है, आर्मी है और एयर फोर्सेज है, उनके ऊपर ऐसा नहीं कि जो CDS बोल दिया उनको करना ही पड़ेगा। सो उनके ऊपर कमांड ये एक्सरसाइज नहीं करते, कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं। प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर ऑन ऑल ट्राई सर्विस मैटर। बिल्कुल सही बात है, जो डिफेंस मिनिस्टर्स को ऑल द ट्राई सर्विस मैटर पे ये क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं। हमसे करेक्ट पूछा गया है, कट जाएगा 1 and 3 ओनली डी। क्वेश्चन नंबर 78 है यार, ऑपरेशन अंडरटेकन बाय द आर्मी टुवर्ड अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन इन द रिमोट एरियाज टू इंक्लूड एड्रेसिंग ऑफ देयर बेसिक नीड्स। उनके जो बेसिक नीड है उसको एड्रेस करने के लिए, है ना, जो हमारे पास आर्मी जो अपलिफ्ट करते हैं लोकल पॉपुलेशन को, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कौन सा ऑपरेशन बोलते हैं, इट इज नोन एज ऑपरेशन सद्भावना, ठीक है। ऑपरेशन संकल्प जो है वो हमारे पास इंडियन नेवी का एक ऑपरेशन था भाई, है ना। ऑपरेशन संकल्प जो है इंडियन नेवी का एक ऑपरेशन था जो कि मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करता है। किसके बारे में, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करता है इन दी गल्फ रीजन, मैरीटाइम सिक्योरिटी इन दी गल्फ रीजन। उसके बाद ऑपरेशन मैत्री जो था वो हमारे पास ऑपरेशन था जिसमें हमारे पास जो नेपाल के अंदर अर्थक्वेक में जो 2015 में हुआ था ना, उसमें अर्थक्वेक हमारे पास जो नेपाल में आया था उसके अंदर जो लोग फंसे हुए लोग थे उनको निकालने के लिए हमारे पास ऑपरेशन मैत्री था। एंड ऑपरेशन मदद जो था, जो केरला जो फ्लड्स हुए थे उसमें रेस्क्यू करने के लिए हमारे पास ऑपरेशन मदद था यार, ओके। क्वेश्चन नंबर 79 है, द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज बिटवीन। यार बच्चे को पता है यार, लॉन्गेस्ट बॉर्डर दुनिया में 2 कंट्रीज के बीच में कौन कौन सा है, USA एंड कनाडा के बीच में लॉन्गेस्ट बॉर्डर है यार, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एथिक्स कमिटी इन द लोकसभा इज करेक्ट। हमको बात किसकी करनी है यार, एथिक्स कमेटी इन द लोकसभा की बात करनी है, जिसके बारे में हमसे क्या पूछा गया, करेक्ट। एथिक्स कमेटी जो लोकसभा में बनता है उसके बारे में करेक्ट पूछा गया है। इनिशियली इट वाज एडहॉक, क्या शुरू में ये एक एडहॉक कमेटी था, बिल्कुल सही बात है। एडहॉक मतलब परमानेंट नहीं था, टेम्पररी शुरू में था, परमानेंट बन चुका है।
ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू द अनएथिकल कंडक्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। यार थोड़ा सा ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लोकसभा कमेटी है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं के मेंबर बाहर से कोई भी गलत काम किया तो बाहर के लोग भी बोल पाए, ऐसा उसमें पावर दिया जाता है। तो ऐसा है यहाँ पे कि कोई भी कंप्लेंट कर सकता है, अनइथिकल कंडक्ट अगर करता है तो पब्लिक भी क्या कर सकती है, या फिर है ना मेंबर जो हैं लोकसभा राज्यसभा के दोनों यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको कंप्लेंट कर सकते हैं। द कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस। बिल्कुल सही बात है, ये कमिटी जो है ऐसा कोई भी मैटर जो कि सब जुडिस है उसको क्या नहीं कर सकता, नहीं ले सकता। सब जुडिस का मतलब क्या है कि कोई भी मैटर अगर सपोज करो जुडिशरी के अंदर कंसिडर किया जा रहा है तो ये नहीं बोल सकते कि हम उसको अलग से देख लेंगे, वो जुडिशरी डिसाइड करेगी। तो जो सब जुडिस मैटर है उसको ये नहीं ले सकता एथिक्स कमेटी। बिल्कुल सही बात है। हमसे कैट पूछा गया भाई, कैट हो जाएगा सी 1 and 3 ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नारी शक्ति वंदन अभियान। हमको बात किसकी करनी है, नारी शक्ति वंदन अभियान की बात करनी है। ठीक है, सो प्रोविजन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 18th लोकसभा। देखो भाई ये जो नारी शक्ति वंदन अभियान है विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आफ्टर डिलिमिटेशन नॉट फ्रॉम द 18th लोकसभा। सो दिस इज इनकरेक्ट। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा उसी दिन से ये लागू हो जाएगा यार, है ना। ऐसा कोई जगह नहीं लिखा कि 18th लोकसभा से इसको लागू करेंगे। एंड दिस विल बी इन फोर्स फॉर 15 ईयर्स आफ्टर बिकमिंग एन एक्ट। बिल्कुल सही बात है, 15 साल तक ये एक्ट बनने के रहेगा ये। एंड देर आर प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट वुमेन विद इन द कोटा ऑफ द रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे प्रोविजंस हैं कि जो शेड्यूल कास्ट है उसके रिजर्व कोटा के अंदर हमारे पास वुमेन्स के लिए, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के जो वुमेन्स हैं उनके लिए भी रिजर्व सीट्स रहेंगे। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 2 and 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 82 है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023। मित्र शक्ति 2023 के बारे में करेक्ट बताना है। इट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ना भाई, इट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इट कमेंस्ड इन औध, दैट इज पुणे के अंदर। बिल्कुल सही बात है, औध जो पुणे के अंदर है वहाँ पे ये हुआ था। एंड जॉइंट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन वाज अ ग्लोबल और वाज अ गोल ऑफ दिस ऑपरेशन। बिल्कुल सही बात है, जो हमारे पास काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में जो जॉइंट रिस्पॉन्स हो उसके लिए हमारे पास एक्सरसाइज मित्र शक्ति किया गया था। एंड इंडियन एयरफोर्स वाज अ पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया है। करेक्ट हो जाएगा 2, 3 and 4, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 83 है अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू द हाई कोर्ट। ठीक है, तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन क्या है, प्रोहिबिशन का जो रिट है इट इज द इशूड बाय द हाई कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट्स, है ना, कि उनको प्रोहिबिट कर रहा है कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसीडिंग इन अ केस। कोई भी केस है जिस पे वो प्रोसीडिंग करना चाह रहे हैं लोअर कोर्ट, उसको जो है हायर कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करे, रोक रही है भाई, इसलिए तो नाम दिया प्रोहिबिशन। ठीक है, तो इसमें दायरा को अपने लिमिट कर रहा है यार, विच इज एक्सीडिंग इज जुरिस्डिक्शन, तो उसको प्रोहिबिट करने के लिए हायर कोर्ट इशू करता है इसको। एंड इट इज अ प्रिवेंटिव मेजर टू इंश्योर लीगल प्रोसीडिंग्स रिमेन विद इन द बाउंड ऑफ द लॉ। क्वेश्चन 84 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमसे कैट पूछा गया है। इट इज द गवर्नर ऑफ अ स्टेट हु रिकॉग्नाइज एंड डिक्लेयर एनी कम्युनिटी ऑफ द स्टेट एज द शेड्यूल ट्राइब। क्या कोई भी गवर्नर डिस्क्राइब करता है भी कि कोई मेंबर कोई भी कम्युनिटी जो है किसी भी स्टेट में वो शेड्यूल ट्राइब होगा क्या? ना भाई ना। बच्चे को पता होना चाहिए कि भाई जो प्रेसिडेंट है, नॉट द गवर्नर, जो प्रेसिडेंट है वो डिक्लेयर करता है कि कौन सी कम्युनिटी शेड्यूल ट्राइब के अंदर आएगी अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। अ कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट बी सो इन अनदर। बिल्कुल सही बात है, किसी एक स्टेट में वो शेड्यूल ट्राइब है दूसरे में शेड्यूल ट्राइब ना हो, ऐसा भी हो सकता है। दिस इज करेक्ट। हमसे कैट पूछा गया, कैट जगह बी 2 ओनली। क्वेश्चन 85 है विथ रेफरेंस टू यूनियन बजट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ले द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ले करता है? ओके, बिल्कुल सही बात है। प्रेजेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है ना, ये गलत है भाई। इट डज नॉट प्रेजेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, बट खुद के बिहाफ पे। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो खुद के बिहाफ में, ऑन बिहाफ ऑफ ओन सेल्फ, फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ ओन सेल्फ।
At the union level, no demand for grant can be made except on the recommendation of the President of India. बिल्कुल सही बात है, जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिकमेंड ना करे तब तक कोई भी डिमांड ऑफ ग्रांट नहीं कर सकते। करेक्ट हमसे पूछा गया करेक्ट जगह बी, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 86 है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत मिसलिनियस क्वेश्चन है। हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक, हमसे पूछा गया द इंडिया वे वाई भारत मैटर्स। द इंडिया वे और जो वाई भारत मैटर ये किताब है किसने लिखा था भाई? एस जयशंकर ने, सुब्रमण्यम जयशंकर ने, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने लिखा था ये किताब, लिखा है ये किताब, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 87 है, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर, कुछ कंट्रीज दिए हुए हैं एंड रिजर्व फॉर रीजन दिए हुए हैं फॉर बीइंग इन द न्यूज़। हमको क्या करना है, करेक्टली मैच बताना है कि कौन सा जो कंट्री है वो न्यूज़ में क्यों था। अर्जेंटीना क्यों न्यूज़ में था भाई? बिकॉज इट इज़ फेसिंग वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, वहाँ पे चीज़ें का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है यार, वेनेजुला और अर्जेंटीना में। सूडान, वॉर बिटवीन द कंट्रीज रेगुलर आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्स, बिल्कुल सही बात है, जो रेगुलर आर्मी है और जो सूडान का जो रेगुलर आर्मी है और वहाँ के जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसके बीच में सिविल वॉर देखने को मिल रहा है। एंड टर्की रेसिडेंड इट्स मेंबरशिप ऑफ नाटो, देखो नो कंट्री हैज़ बीन रेसिडेंट फ्रॉम द नाटो मेंबरशिप, इसीलिए ये गलत है कि टर्की ने रेसिडेंट किया गया, मतलब ठीक है, रेसिडेंट मतलब क्या, रद्द कर दिया गया। नाटो का मेंबरशिप टर्की से रद्द कर दिया गया नहीं, अभी तक किसी भी कंट्री का नाटो मेंबरशिप रद्द नहीं हुआ है भाई। तो करेक्टली में जाएगा ओनली 2, आंसर हो जाएगा 87 का बी। क्वेश्चन नंबर 88 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 है भाई, सम्ड पाइपलाइन इज अ स्ट्रेटेजिक रूट फॉर पर्शियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस शिपमेंट टू यूरोप। जो सम्ड पाइपलाइन है वो यहाँ पे पर्शियन गल्फ से यूरोप तक जाने के लिए हमारे पास एक क्या है, स्ट्रेटेजिक रूट है क्या? बिल्कुल सही बात है, सुएज कैनाल से तो जाता ही जाता है। उसके बाद जो सम्ड पाइपलाइन है वो हमारे पास ऑयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को लेके जाता है यार टू यूरोप, एंड यूरोप से कहाँ आता है? नॉर्थ अमेरिका। सेकेंड है, साउंड पाइपलाइन कनेक्ट रेड सी टू दी मेडिटेरियन सी, बिल्कुल सही बात है, साउंड पाइपलाइन जो है ना, बिकॉज यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, सुएज कैनाल तो है ही है जो कि किसको कनेक्ट करता है, रेड सी को मेडिटेरियन सी से, है ना, जो क्रिटिकल चोक पॉइंट है उसको देखते हुए साउंड पाइपलाइन बनाया गया जो कि इजिप्ट के अंदर है, जो कि रन करता है भाई हमारे पास रेड सी से मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट हमसे पूछा गया है ना, सन पाइपलाइन बिल्कुल स्ट्रेटेजिक है और ये रेड सी से मेडिटेरियन सी जा रहा है, दोनों करेक्ट हैं और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। क्वेश्चन नंबर 89 है भाई, हमसे करेक्ट पूछा गया है, द रेड सी रिसीव वेरी लिटिल प्रिसिपिटेशन इन एनी फॉर्म। क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही बात है, रेड सी में बहुत कम बारिश होती है। हम लोग उसी रेड सी की बात करें जो रेड सी से मेडिटेरियन सी कनेक्ट करने की बात हो रही है ना। सपोज करो ये हमारे पास इजिप्ट हो गया, यहाँ पे सुएज कैनाल है, ये हमारे पास ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया, ये सऊदी अरेबिया होती है, ये रेड सी जो है ना, और इधर जाके यहाँ पे कनेक्ट होगा, फिर इसके बाद यहाँ पे मेडिटेरियन सी है ना। तो ये रेड सी जो है यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है भाई, बिल्कुल सही बात है। नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम द रिवर, है ना, यहाँ पे कोई भी स्ट्रीम या फिर रिवर नहीं है रेड सी में, तो ये भी सही है। तो नो वाटर बोल रहा है, एक्सट्रीम वाटर तो कुछ लोग इसको गलत करके आगे बढ़े होंगे, बट हाँ ये सही है यार, कोई भी नदियाँ देखने को नहीं मिलती सिग्निफिकेंट जो कि यहाँ पे रेड सी में ऐसे इंटर करे, ऐसा कोई नदियाँ देखने को नहीं मिली है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, मेजर रिवर नहीं है कोई से भी ऐसा, है ना। तो नो वाटर एंटर द रेड सी फ्रॉम द रिवर, ये भी बिल्कुल सही बात है, दोनों सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90 है, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन। जो सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन है उसके लार्जेस्ट सोर्स क्या है भाई इसमें, है ना। लोकोमोटिव फॉसिल फ्यूल, शिप यूजिंग फॉसिल फ्यूल, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम द ओर्स, पावर प्लांट यूजिंग फॉसिल फ्यूल। तो लार्जेस्ट एक्सट्रैक्शन कहाँ से होता है भाई? पावर प्लांट जो कि यूज़ करते हैं फॉसिल फ्यूल, वहाँ से लार्जेस्ट एक्सट्रैक्शन, लार्जेस्ट एमिशन होता है हमारे पास किसका? सल्फर डाइऑक्साइड का, है ना। जो इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज जिसमें पावर प्लांट्स में हमारे पास जो सल्फर डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। क्वेश्चन नंबर 91 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या है? देयर इज इनस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन साहिल रीजन। जो साहिल रीजन है वहाँ पे इनसिक्योरिटी है, बिल्कुल सही बात है। वहाँ पे वर्सनिंग सिक्योरिटी रीजन है, बिल्कुल सही बात। साहिल मतलब जो अफ्रीका और अपर, सपोज करो ये पूरा अफ्रीका हो गया, तो यहाँ पे ये सेंट्रल अफ्रीका को अपर अफ्रीका से जोड़ने वाला जो रीजन है उसको साहिल रीजन बोलते हैं। एंड देयर हैव बीन मिलिट्री टेक ओवर और कूप
इन सेवरल कंट्रीज ऑफ द साहेल रीजन इन दी रिसेंट पास्ट, बिल्कुल सही बात है, दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है भाई, बिकॉज मिलिट्री टेक ओवर की वजह से तो वहाँ पे अनस्टेबिलिटी है, इनस्टेबिलिटी है, फिर वर्सनिंग सिक्योरिटी है। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। क्वेश्चन नंबर 92 है, स्टेटमेंट 1 है इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या हम एप्पल जो है यूएसए से इंपोर्ट नहीं करते? सिंपल सी बात है यार, करते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट। जब पहले ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट होता है तो आंसर रहता है सीधा डी, ठीक है, बिकॉज नियम हमने बनाए हैं कि हमारे पास जो रेगुलेट करें, जो इम्पोर्ट ऑफ जीएम फूड्स है ना, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे न्यूज़ में था, है ना, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड एप्पल बनाए गए थे उसके रिगार्डिंग यहाँ पे न्यूज़ में था, ठीक है, तो हम इम्पोर्ट तो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, हमसे क्या पूछा गया है भाई? हमसे स्पीकर ऑफ द लोकसभा का पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट पूछा गया है। वाइल एनी रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज अंडर कंसिडरेशन, ओके, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन ऑफ इज आर करेक्ट, है ना। जब कोई भी रेजोल्यूशन जो है रिमूवल ऑफ लोकसभा के लिए पास लिया गया है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? क्या वो इसको प्रिसाइड नहीं कर सकता? इस जो ये हमारे पास जो लोकसभा के स्पीकर को जो रिमूव करने के लिए रेजोल्यूशन ले रहे हैं उसको ये प्रिसाइड नहीं कर सकता, बिल्कुल सही बात। सपोज करना कोई नो वन कैन बी द जज ऑफ हिज ओन केस, ये सिंपल सा नियम है ना। ही और सी शेड नॉट हैव द राइट टू स्पीक, नहीं, राइट टू स्पीक है भाई, तो नॉट बोल रहा है, गलत बोल रहा है। he or she shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance, ना फर्स्ट इंस्टेंस में वो वोट कर सकता है बट लेटर वो वोट नहीं कर सकता। नॉट एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस, गलत बोल रहा है, फर्स्ट इंस्टेंस में कर सकता है वोट। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? 93 का आंसर हो जाएगा ए। 94 है, विद रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट, हमसे इंडियन पार्लियामेंट के बारे में पूछा गया है। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स रिजोल्यूशन, ऐसा कोई बिल है जो कि लोकसभा के सामने पेंडिंग है, लोकसभा डिसॉल्व कर गया तो वो पेंडिंग जो बिल है वो लैप्स हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, बिल्कुल हो जाएगा। अ बिल पास बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, बिल्कुल सही बात है। ये लोकसभा से तो पास होकर आगे निकल गया है, राज्यसभा में पेंडिंग और ये लोकसभा डिसॉल्व हो गया तो ये बिल भी डिसॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। एक इसके बीच के कारण को समझना कि जो चीज़ जो अथॉरिटी ने इसको आगे बढ़ाया वही नहीं रहा तो अभी आगे बढ़ने का कारण ही क्या रहा है, ये सिंपल सा नियम है। अ बिल इन रिगार्ड टू विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड हिज और हर इंटेंशन, वो खुद चाहता है कि उसको समन करे, है ना, टू दी इंटेंशन टू समन दी हाउस टू अ जॉइंट सिटिंग लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, ना जब प्रेसिडेंट का उसमें यहाँ पे दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज प्रेसिडेंट चाह रहा है कि उसको सुनाए, लोग जॉइंट सिटिंग में उसको देखें, तो वो कैसे डिसॉल्व हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 2, आंसर हो जाएगा बी। ना क्वेश्चन नंबर 95 है, विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, हमको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की बात करनी है। प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हाउस को प्रोरोग कर दिया जाता है ना, आगे के लिए थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, तो वो किसके एडवाइस पे किया जाता है भाई? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे नहीं किया था, इट इज डन बाय द प्रेसिडेंट एंड नॉट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल रहा है, तो इट इज बाय द प्रेसिडेंट। प्रोरोगेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। मतलब खत्म कर देना। प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज adjourned sine die, but there is no bar to the president of India prorogating the house which is in session, ये गलत है भाई। मतलब एडजॉर्नमेंट सिने die मतलब हाउस सेशन में चल ही रहा है, सपोज करो मानसून सेशन चल ही रहा है, एक दिन में बोल दिया कि यार हम लोग अब कब मिलेंगे पता नहीं, जिस दिन मिलेगा बता देंगे, इसको बोलते हैं हमारे पास एडजॉर्नमेंट सिने die। तो क्या एडजॉर्नमेंट सिने die होना जरूरी है भाई प्रोरोग करने के लिए? नहीं भाई, जब भी वो चाहे तो कर सकता है प्रोरोग, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिने die एडजॉर्नमेंट सिने die हो रहा है 4-5 दिन तक मीटिंग नहीं हुई तभी क्या कर सकता है? प्रोरोग कर सकता है। प्रोरोग मतलब बंद कर देना आगे की मीटिंग को। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या डिसोल्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है? बिल्कुल। हु सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस डज सो ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल सही बात है। जनरली जो है प्रेसिडेंट जो है वो डिसॉल्व करते हैं भाई लोकसभा को, लेकिन किसके एडवाइस पे? प्रेसिडेंट क्या, सॉरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस में, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 96 है, स्टेटमेंट नंबर 1 है, यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली, बिल्कुल सही बात है। यूरोपियन पार्लियामेंट ने नेट जीरो
एनिमेशन एक्ट हमारे पास रिसेंटली ही पास किया है। तो सही बात है कि जो हमारे पास यूरोपियन पार्लियामेंट है उसने अप्रूव किया था नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली, ये बिल्कुल सही बात है। एंड द यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपियन यूनियन है, इंटेंट टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाई 2040, ना इट इज 2050। जो यूरोपियन यूनियन कार्बन न्यूट्रलिटी पाना चाहती है, यूरोपियन यूनियन और यूएसए भी, एंड देयर फॉर एम टू डेवलप ऑल ऑफ इट्स ओन ग्रीन टेक्नोलॉजी बाय दैट टाइम। तो ये देखो गलत स्टेटमेंट है यार, जब फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो आंसर आता है सीधा सी। Now question number 97 है, consider the following statement. First statement है, recently Venezuela has achieved a rapid recovery from its economic crisis and succeeded in preventing its people from fleeing or migrating to other countries. कि ये स्टेटमेंट सही है भाई कि वेनेजुला रिसेंटली सही हुआ है? गलत है भाई। वेनेजुला इज कंटिन्यू टू फेस सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक चैलेंजेस, वहाँ पे फुल रिकवरी अभी तक नहीं आ पाया, जिससे लिए इसकी वजह से जो वहाँ के लोग हैं वो देश को छोड़ के जा रहे हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जब फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है तो हमारे पास सीधा आंसर क्या आता है? डी, है ना। और ये सही है कि वेनेजुला हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, ये बिल्कुल सही बात है। और ये क्यों पूछा गया कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था यार, ठीक है, वेनेजुला क्राइसिस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 98 है, विथ रेफरेंस टू डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। हमको डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स को बताना है भाई। करेक्ट हमसे पूछा गया है। टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड 100% फंडिंग, है ना। इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है 100% फंडिंग प्रोवाइड करती है क्या? ना भाई ना, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। जो स्टेट है और जो सेंटर है उसके पीछे फंडिंग होती है शेयर्ड, सो इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, नॉट सेंट्रल सेक्टर स्कीम। दोनों सेंट्रल और स्टेट आपस में मिलकर फंड करते हैं इसको। अंडर द स्कीम कैडेस्ट्रल मैप आर डिजिटाइज्ड, बिल्कुल सही बात। जो जमीन के जो मैप है उनको क्या कर रहे हैं? डिजिटाइज कर रहे हैं। एन इनिशिएटिव हैज़ बीन अंडरटेकन टू ट्रांसलिटरेट द रिकॉर्ड ऑफ लैंड राइट्स, है ना, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू एनी ऑफ द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है यार। हमसे क्या पूछा गया? करेक्ट पूछा गया। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे बी, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 99 है, विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। हमको बात करनी है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की, पीएमएसएमए की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द स्कीम गारंटीड अ मिनिमम पैकेज ऑफ एंटीनेटल केयर सर्विस टू वुमेन इन देयर सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड 6 month पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर, है ना, सर्विस इन एनी गवर्नमेंट फैसिलिटी। क्या सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में बिल्कुल एंटीनेटल केयर देने की बात होती है भाई, है ना। लेकिन जो 6 month पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर सर्विस देने की बात होती है, क्या इसके अंदर ऐसा? ना भाई ना। ये तो सही कि सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में हमारे पास एएनसी एंटीनेटल केयर दिया जाता है, बट पोस्ट डिलीवरी कोई बेनिफिट्स दी जाती है क्या? ना, इसके अंदर नहीं जाती, इस स्कीम के अंदर नहीं दी जाती। जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है उसके अंदर। अंडर द स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ सर्टेन स्पेशलिटीज कैन वॉलंटियर टू प्रोवाइड सर्विस एट द नियर बाई गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज। बिल्कुल सही बात है यार। प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बात की जाती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की जा रही है। सो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जगह बी, 2 ओनली। क्वेश्चन 100 है भाई, हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है? विथ रेफरेंस टू दी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM योजना, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है, द एंट्री एज ग्रुप फॉर द एनरोलमेंट इन द स्कीम इज 21 to 40 ईयर्स। ना भाई ना, ये जो है 18 to 40 ईयर्स है, नॉट 21। एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द बेनिफिशियरी, बिल्कुल सही बात है, एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन देने की बात करता है। Any subscriber under this scheme shall receive a minimum of pension of ₹3,000 per month after attainment of the age of 60 years, बिल्कुल सही बात है। जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का पार्ट है, जो कि 18 से 40 साल तक इसका मेंबर बन सकते हैं, उन्होंने पैसा हर दिन कंट्रीब्यूट किया अपने कमाई से, तो वो हमारे पास जब 60 साल हो जाएगा तो हर महीने उनको पेंशन मिलेगा, कम से कम 3,000 का तो मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। एंड फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू द स्पाउस एंड
अनमैरिड डॉटर, क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? द फैमिली पेंशन इज नॉट एप्लीकेबल टू द स्पाउस एंड अनमैरिड डॉटर, सो दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, सो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 2 और 3, आंसर हो जाएगा बी